चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन शुरू किया था। हाँ सर। यस सर। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है। हाँ सर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर। उसकी वैल्यू mv² के बराबर होती है या m⍵² के बराबर होती है, याद है? हाँ सर। फिर मैंने यस बताया सर। था कि रेट ऑफ चेंज स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। हाँ सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, हाँ सर। हाँ और सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो हो तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता हाँ सर। है ना? तो इतना आप लोगों को याद है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन देखते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम बताया था क्या? हाँ सर। बताया था कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो दूसरा, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर रोड। साइकिल चलाया है? हाँ सर। तो साइकिल में भी जब किसी सर्कुलर टर्न पे चलाते हो तो हम लोगों के फिजिक्स के हिसाब से एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। क्या सर? तो साइकिल को सर्कुलर टर्न पे मुड़ने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए होगा ना, हाँ सर। क्योंकि हमारा फिजिक्स कहता है बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो कहाँ से आता है सेंट्रीपिटल फोर्स? सर हमारे पेडल करने से। बट चलो देखो, ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग स्ट्रेट रोड में जाते हैं तब तो हमारा ओरिएंटेशन सीधा रहता है मोस्टली, और यही अगर हम किसी सर्कुलर टर्न में चलते हैं, सर्कुलर टर्न में अगर चलते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कोई रोड है, ऐसा, तो अगर किसी सर्कुलर टर्न में चलते हैं तो ध्यान दोगे कि हम लोग वर्टिकल से थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं। हाँ सर। हाँ सर। जाने अनजाने में ध्यान दिया होगा, वर्टिकल से थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं अपने आप। तो इससे क्या होता है, और टिल्ट किधर होते हैं? जिधर मुड़ना होता है उधर, है ना? यस सर। तो हमारे ये वर्टिकल में टिल्ट होने से क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे प्लेन रोड के केस में क्या है कि हमारा और साइकिल का खुद का वेट mg नीचे लग रहा है, हाँ सर। और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, यही होता था। अब हमारे वर्टिकल से टिल्ट होने की वजह से क्या होगा कि mg तो यहीं लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बट जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लगेगा। अब हाँ सर। हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, टायर और ग्राउंड के बीच जो कांटेक्ट है, तो ये सर्कुलर टायर का सेंटर है तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना? हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा होगा,
यस सर। और नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा होगा। हाँ सर। तो ये जो n cos थीटा है ये वेट को बैलेंस करेगा। और ये जो n sin थीटा है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इन दोनों से मुझे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी v² / rg। यस सर। थीटा विल बिकम tan इनवर्स v² / rg। मतलब आपको इतने एंगल से टिल्ट होना होगा अगर r रेडियस के सर्कल में v स्पीड से टर्न करना चाहते हैं तो। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हम्म सर वो अपने वो राइट वाले डायग्राम में एक बार वो एक्सप्लेन कर सकते हो एमजी और वो सब? क्या एक्सप्लेन करूं? बोलो। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, हाँ सर। तो डाउनवर्ड लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है? तो ये जमीन में ग्राउंड है, ऐसे बगल में इधर दिखाता हूँ। और ये तुम्हारा साइकिल का व्हील है, मान लो ऐसा टेढ़ा हो गए आप, तो साइकिल का व्हील ग्राउंड के साथ ऐसा रहेगा ना। हाँ सर। तो साइकिल का व्हील और ग्राउंड के बीच में ये तुम्हारा टर्निंग है। तो साइकिल का व्हील और ग्राउंड एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन इधर ही लगाएगा ना। अगर आपका साइकिल का टायर टेढ़ा हो गया तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा। ओके ठीक है। दूसरी बात, इसमें मैंने फ्रिक्शन कहीं कंसीडर नहीं किया, नहीं सर। है ना। नहीं। तो कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन हर साइकिल का अलग अलग होगा, डिपेंड करता है टायर कितना घिसा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो कैलकुलेशन है ये फ्रिक्शन 0 एज्यूम करके किया है। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो एडिशनल एडवांटेज है। एडिशनल एडवांटेज का मतलब n sin थीटा वाले टर्म के साथ एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी आएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको ये कैलकुलेशन में जितना थीटा टिल्ट होने को बता रहा है उससे थोड़ा कम होगा, हाँ सर। है ना। सो फ्रिक्शन एडिशनल एडवांटेज है। ठीक है। तो हाँ नोट सर। में मैं लिख देता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है this calculation is done assuming no support from frictional force between ground and tire. Full stop. सर However, हाँ बोल बेटा। सर आप ये फ्रिक्शन वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरा पॉज हो गया था सर। However, if friction is present, then it will be an additional advantage. मैंने ये कहा फ्रिक्शन का काम होता है
रिलेटिव मोशन का अपोज करना। हाँ सर। हाँ, तो अगर टायर मान लो साइकिल एक सर्कुलर टर्न पे तुम चला रहे हो और सर्कुलर टर्न पे साइकिल नहीं जा रही है, मतलब दो ही बात होगी, या तो अंदर स्लिप करेगा या बाहर स्लिप करेगा। हाँ सर। तो अगर बाहर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा अंदर की ओर, या अंदर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन बाहर की ओर लग के उसको रोकेगा, है ना। यस सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा इन दोनों ही केसेस में। हाँ सर। डिपेंड करता है कि आप जिस स्पीड से जा रहे हो उसमें आपकी टेंडेंसी बाहर स्किड होने की है या अंदर स्लिप होने की है। तो वो पार्ट इस कैलकुलेशन में नहीं लिया गया नहीं लिया सर। है ना। इसलिए नहीं लिया गया है कि हर ऑब्जेक्ट और हर टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन अलग अलग होगा। बट ये कैलकुलेशन में अगर फ्रिक्शन नहीं भी हो, टायर पूरा घिस भी गया है, फिर भी इतने एंगल से अगर टिल्ट करेगा तो स्लिप नहीं करेगा, आराम से टर्न कर लेगा। हाँ समझा, सर। थैंक यू। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं? नो सर, वेट। 2 मिनट नहीं सर। सर। ठीक है, हो जाए तो बोलना। डन सर। वेट सर। डन सर। ठीक है, सर एक ही मिनट, सर लास्ट एक ही बार। सेकंड। सर नहीं हुआ है, एक ही मिनट। जल्दी कर।
हो गया सबका? हाँ सर। चलो, अब ये तो साइकिल वाला था तो टेढ़ा हो गया। यही अगर कोई हेवी व्हीकल होता जैसे कि कार और ट्रक, तो वो सब तो टर्न हो नहीं सकता ना। हाँ सर। ये बात समझ में? हाँ सर, नहीं हो सकता। तो वो कैसे जाएगा सर्कुलर टर्न में, सर्कुलर पाथ पर? तो होता क्या है, अप टू सम एक्सटेंट तो सब में सस्पेंशन होता है वैसा, जैसे बाइक का सॉकर होता है उस तरह का लीफ स्प्रिंग, जिससे थोड़ा बहुत टर्न हो जाता है प्लेन रोड पर भी टर्न करने के समय में। लेकिन बड़े बड़े हाईवे पर देखोगे तो जहां भी सर्कुलर टर्निंग होती है वहां पर रोड को ही टिल्टेड बना दिया जाता है, इंक्लाइन। गौर किया है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि ऐसे केसेस में रोड को ही थोड़ा सा इंक्लाइंड बना दिया जाता है। जैसे ये हॉरिजेंटल की लाइन है और यहाँ पर अगर सर्कुलर टर्निंग है ऐसा, तो इस रोड को थोड़ा टेढ़ा बना दिया जाता है। अब अगर मान लो कोई कार या कोई ट्रक, कोई भी हेवी व्हीकल है, अगर ये थीटा इंक्लाइंड है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो mg नीचे आएगा हाँ सर। हाँ सर। और सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही इस सरफेस नॉर्मल रिएक्शन का ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये n cos थीटा वाला कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करेगा और ये n sin थीटा वाला कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो देगा। तो इस केस में भी n cos थीटा इज mg and n sin थीटा इज mv स्क्वायर बाई r। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन आर जी। जो एक्सप्रेशन पहले आया था वही है, नया नहीं है। तो ये tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये जो थीटा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। कॉपी कर लीजिए। सर पहले वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? पहले वाले में आदमी टेढ़ा हो गया था, इसमें रोड टेढ़ा हो गया। इक्वेशन तो सेम है ना मतलब सर? हाँ, इक्वेशन सेम है, बट पहले वाले में साइक्लिस्ट टिल्ट होता है, इसमें रोड को ही टिल्टेड बनाया गया है। ओके सर, थैंक यू। सर हम्म सर्कुलर टर्निंग में अगर कार होगी बराबर, तो टिल्टिंग नहीं होगा ना उसका, तो फिर उधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्या कार होगी तो टिल्टिंग नहीं होगा? कहाँ पर? सर्कुलर टर्निंग में। प्लेन रोड पर की बात कर रहे हो? हाँ सर, प्लेन रोड। हाँ सर।
प्लेन रोड पर। तो जब प्लेन रोड पर टर्न करते हैं तो देखोगे टर्न का कुछ स्पीड फिक्स होता है, उससे ज्यादा स्पीड से टर्न करोगे तो गाड़ी तुम्हारी स्किड हो जाएगी, ऑफ द रोड चली जाएगी। देखा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। वो फार्मूला 1 का ट्रैक देखा है तुम लोग हाँ टीवी सर, में? इसीलिए वो हाँ सर। ऊपर रहता है, सर राइट इसीलिए साइड से क्वेश्चन हाँ एलिवेटेड सर। रहता है। तो हाँ उसमें सर। देखते हो ज्यादा स्पीड से जाता है तो स्किड होकर ट्रैक के बाहर चला जाता है बाइक वाला, हाँ सर देखा है। हाँ सर और देखा। कम स्पीड होता है तो उसके अंदर चला आता है। तो वो ट्रैक भी इस क्या होता है, थोड़ा तो टिल्टेड बनाया जाता है। लेकिन प्लेन रोड का जहां तक है सवाल, तो प्लेन रोड में टायर और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन जितना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा वहां तक के स्पीड में टर्न लेने से कोई दिक्कत नहीं होती है। उससे जब ज्यादा होता है तो गाड़ी स्किड करती है। ओके सर। टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन 0 होगा तो कार टर्न कर ही नहीं पाएगा। यस सर। सर हाँ फिर सर। तो कार चलेगा ही नहीं। हाँ, चलेगा ही नहीं। चलेगा, चल तो सकता है, टर्न नहीं करेगा। हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर हाँ सर। तो इस कैलकुलेशन में भी देखो, बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने फ्रिक्शन को अभी कैलकुलेशन में यूज नहीं किया है, क्योंकि ये नॉर्मल वाला सीख लो तो फिर फ्रिक्शन वाला भी आज ही सीखेंगे। तो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड का कैलकुलेशन है ये भी विदाउट फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर हेडिंग में जहाँ बैंकिंग ऑफ रोड लिखा है वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए विदाउट फ्रिक्शन। विद फ्रिक्शन क्या होगा देखेंगे, कैसे ये कैलकुलेशन चेंज करेगा देखेंगे। सर्कस में मौत का कुआं देखा है? हाँ सर। सर्कस में वो डेथ वेल देखा है किसी ने? हाँ सर यस देखा सर। है। तो वो जो डेथ वेल देखोगे उसका शेप कैसा होता है देखो। रोड पर भले ही तुमने ये बैंकिंग मार्क नहीं किया हो, बट वो जो डेथ वेल होता है देखोगे वो कुछ ऐसा होता है ना? हाँ सर। टेपरिंग एंड आता है। और इसके अंदर बाइक वाला गाड़ी चलाता रहता है हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो उसमें ये जो उसमें ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर बना आपका, उस कोनिकल स्ट्रक्चर का देखो तो थीटा कांस्टेंट है हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो एक चीज ध्यान दो, अब जैसे ये थीटा कांस्टेंट है, मैंने इस ऐसे बनाया, बट ये चारों ओर ऐसा रहता है कोन के अंदर। हाँ सर। तो अगर मार्क किए होगे तो जैसे ही स्पीड बढ़ाता है तो ऊपर की ओर जाता है, हाँ सर। और स्पीड कम करता है तो नीचे की ओर आता है ना? हाँ सर। मार्क किया है इस बात को? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो ये यही कहानी है, नया कुछ नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब एक बार ट्रैक बना दिया तो थीटा कांस्टेंट हो गया। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अब अगर b इंक्रीज करेगा तो r को भी इंक्रीज होना होगा, तभी थीटा कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। देखोगे जब हाँ स्लो होता है तो धीरे धीरे करके नीचे आता है, और जब फास्ट होता है तो ऊपर जाता है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो रेडियस इसका बढ़ता जाएगा ना, हाँ सर। यस सर समझा सर। करने से r इंक्रीज करता है। तो ये भी बैंकिंग ही है, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है, ये तो खैर कलाकारी है, लेकिन इसमें ये थीटा सिग्निफिकेंटली हाई होता है, वो दिखता है आप लोगों को। और नॉर्मल रोड में यही टर्निंग पर थीटा थोड़ा छोटा होता है, तो
पता नहीं चलता, लगता है कि हॉरिजॉन्टल रोड ही है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। तो ये जो डेथ वेल है ये बैंकिंग ऑफ रोड का ही एग्जाम्पल है। आया समझ सर में? ऐसा हिल रहता है तो भी ऐसा गोल गोल चढ़ता है ना उस पे, कार पे रोड क्या रहता है? हिल हिल रहता है तो कार मतलब गोल गोल रोड रहता है ना। हाँ, तो हिल में गोल गोल रोड नहीं, ऊपर जाना रहता है तो टर्निंग सर्कुलर रहता है। माथेरान वाला रोड देखोगे तो टर्निंग सर्कुलर है, तो देखो रोड को ऐसे नहीं ऐसे बनाता है टेढ़ा। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें भी हाँ, ऐसा तो थोड़ा उसको वैसा रहता हाँ है। तो उसको घूमना रहता है ना, अगर गोल गोल तो रोड को तो बैंक करना पड़ेगा ना, वही बैंकिंग ऑफ रोड है। कॉपी कर लो जल्दी। सर हम्म। सर मतलब अभी हैवी ट्रक हो, वो अचानक उसने मतलब लेफ्ट मारा तो राइट में ऐसे टिल्ट हो जाती है, तो उसका मतलब वेट की वजह से वो टिल्ट होती है ना। अरे नहीं, ट्रक के बीच से नीचे देखेगा तो दोनों बड़ा सा जो बुल गियर होता है ना, उसके ऊपर लीफ स्प्रिंग होता है। लीफ स्प्रिंग टेक्निकल नेम है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हुआ रहता है, देखा है? लोहे का। नहीं जैसे सर। बाइक में सॉकर होता है ना ऊपर नीचे करने के लिए, वैसे ही वो लीफ स्प्रिंग रहता है। तो गाड़ी जब राइट लेती है तो इधर का पार्ट दब जाता है, इधर का ऊपर हो जाता है। ओ अच्छा। गाड़ी टिल्ट हो जाता है। कार के साथ भी ऐसा होता है। कार जब टर्न लोगे तो देखोगे राइट टर्न लिया तो इधर थोड़ा दब जाएगा, इधर उठ जाएगा। हाँ सर। ये जो थोड़ा बहुत थीटा का टिल्टिंग होना है वो तो गाड़ी के मैकेनिज्म से हो जाता है। सब गाड़ी में कुछ न कुछ सॉकर का मैकेनिज्म रहता ही रहता है। ट्रक में बड़ा ट्रक हेवी व्हीकल है तो उसमें लीफ स्प्रिंग होता है, बाहर से दिखाई भी देता है। कभी पीछे से ट्रक को झांकना तो जहाँ पर ट्रक का बड़ा पीछे वाला बुल गियर है, बुल व्हील है, वहां पर ऐसे ऐसे लोहे की पत्थर मिलेगी तुम्हें। या एम्बेसडर गाड़ी में तो और भी बाहर से दिखता है लीकेज। तो सब में अलग अलग मैकेनिज्म रहता ही है, जिससे राइट टर्न होते वक्त थोड़ा इधर झुक जाए, इधर ऊपर हो जाए, लेफ्ट टर्न लेते वक्त इधर झुक जाए, इधर ऊपर हो जाए। इतना ही नहीं, अगर सीखना है तो और बताता हूँ। हाँ सर बताओ। बताइए। रेलवे ट्रैक देखा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। रेलवे ट्रैक में भी देखोगे जो नीचे जो दो ट्रैक का लोहे का ट्रैक रहता है वो माउंटेड रहता है स्लैब के ऊपर, जमीन में फिक्स नहीं रहता है वो। हाँ सर, वो थोड़ा गैप सर। रहता है। हाँ हाँ सर। सर क्या? और उसके चारों ओर वो पत्थर वत्थर डाले रहते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। अगर गौर करोगे हाँ सर। ट्रेन जब राइट टर्न लेगी ना तो जिस स्लैब के ऊपर ये माउंटेड है दोनों व्हील दोनों ट्रैक आपका, वो इधर दब जाता है और ये इधर उठ जाता है। और लेफ्ट टर्न लेगा तो ये इधर दब जाएगा, यही ऊपर उठ जाएगा। तो ये अगर ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर बनाया हुआ रहता, मतलब फिक्स किया रहता, तब तो ये ऐसे ऐसे नहीं होता ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। वो जस्ट रखा हुआ रहता है। चमका कुछ? हाँ सर। सर। हाँ सर। और भी है। ट्रेन के व्हील को अगर देखोगे, गौर से देखना व्हील को, तो उसका व्हील ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। इतना तुम्हें जरूरत नहीं यस है। सर। उसका व्हील जो है ना वो ऐसा ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। तो जो जो ट्रैक है तुम्हारा, देखना, जो ट्रैक ऐसा है, ये लोहे वाला एक ट्रैक, इसमें जाके ये व्हील फंस जाता है, ऐसे दोनों ओर से लॉक हो जाता है। हाँ और सर वो पता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ट्रेपेजॉइडल होता है। तो जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर वाला व्हील सड़क के नीचे आ जाएगा, इधर वाला सड़क के ऊपर चला जाएगा, इधर ऐसे। तो उससे भी थोड़ी टर्निंग में हेल्प मिलती है। मोटा मोटा स्प्रिंग होता है, उससे भी हेल्प मिलती है। ऊपर से जो ट्रैक बनाया जाता है, वैसे तो कोशिश की जाती है रेलवे ट्रैक जहां कहीं भी बिछाया जाए वहां पर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जितना मिले वहीं पर बिछाया जाता है। नहीं तो रेलवे ट्रैक रोड के जैसा कहीं बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आज भी इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सारे नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं, सिक्किम में रेलवे लाइन आज भी नहीं है, पता है तुम्हें? हाँ सर।
हाँ सर। क्योंकि सिक्किम में क्या है सर तीन जमीन तरह के- बराबर नहीं है हिली है। क्या हुआ? उधर, मतलब जमीन बहुत ऊपर नीचे है तो हाँ फिर सर। टर्न बहुत होगा, स्ट्रेट नहीं है। हाँ, तो हर जगह टेढ़ा मेढ़ा रोड बनाना पड़ता है, तो हर बार टर्निंग के लिए रेलवे लाइन बिछा पाना मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ मीन्स हैं जिससे कि रेलवे को आई मीन तुम्हारे ट्रेन को भी टर्न होने के लिए थोड़ा बहुत बैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। बट पहले तो टर्न कोशिश पे होती है स्पीड ट्रैक भी कम ऐसी कर जगह देते पे हैं। बने जहाँ टर्निंग की मिनिमम जरूरत हो। आगे बढ़ो। हाँ यस सर। सर। यस सर। ये तो हुआ बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, और क्या बताऊं? सर्कुलर मोशन में ऐसे सोचो, एक और एग्जांपल। सपोज पेपर होता था, जैसे समझो कि ये बुक है, ठीक है। इस बुक के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इस बुक को रोटेट करेंगे तो साथ में ये ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो रहा है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं इसको जोर से घुमाऊंगा तो हो सकता है ये स्लिप होके बाहर चला जाए। हाँ सर। हाँ सर। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने एक बुक लिया, बुक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया और बुक को घुमा रहे हैं, तो बुक और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है वो उसको आगे जाने से रोकता है। बट फ्रिक्शन हाँ का सर। तो एक लिमिट है ना। हाँ सर। म्यू एम हाँ से सर। ज्यादा म्यू एम से ज्यादा हो नहीं सकता। हाँ तो सर। जब तक उतने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है तब तक तो ठीक है, बट उससे ज्यादा स्पीड बढ़ा दोगे तो रिक्वायरमेंट mv²/r की बढ़ जाएगी, वो स्लिप होके बाहर चला जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जब भी जरूरत हो, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है जिधर और जितनी जरूरत हो उतना लगा पाना। तो फ्रिक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, जैसे जो एग्जांपल मैंने दिया उस एग्जांपल के हिसाब से मान लो कि ये एक स्केल है, स्केल ही समझ लो। इस स्केल पे यहाँ से r डिस्टेंस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया और इस स्केल को हॉरिजेंटल सर्कल में मान लो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो इसके साथ ये जो ब्लॉक रोटेट कर रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो n ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और स्केल और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना। हाँ तो सर। ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ये फ्रिक्शन मेरा m²r के बराबर होगा। लेकिन फ्रिक्शन तो हमेशा μmg से छोटा या बराबर होता है ना। यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसको नहीं स्लिप करना है तो m²r शुड बी लेस देन इक्वल टू μmg। मतलब ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू √g/r। ओमेगा को जब इससे ज्यादा करेंगे तब जाके वो स्लिप हो जाएगा, स्लिप होके बाहर चला जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर।
for no sleeping. कोई दिक्कत किसी को? यूजी बाय आ रहेगा ना सर? हाँ, म्यू जी भाई आ रहा है। म्यू इंटू जी भाई आ, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़े? यस सर। सर हम्म, सर आपने वो फर्स्ट में क्या वो फ्रिक्शन का एम ओमेगा स्क्वायर आर सर वो क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अच्छा अच्छा ओके सर हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करो। एक ये क्वेश्चन करो।
आया कुछ आंसर? हाँ सर, हाँ सर, tan inverse 1/4. 1/4। हाँ हाँ सर। सर। जो भी आया इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला बेस्ड है tan थीटा इज इक्वल टू v² r g। 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 5। 5 होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो 5² अपॉन 10 इंटू 10, तो ये 1/4 हो गया। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/4। कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। दूसरा क्वेश्चन करो। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी आएंगे, बट छोटा छोटा क्वेश्चन। इसको कोशिश करो। हो गया? बोलो। So 2.5 times of mass आया. 0.25। देखते हैं। 1/8। सबका हो गया? तो देखो, अब अगर बैंकिंग, मैंने कहा था ना, बिना बैंकिंग के भी फ्रिक्शन के हेल्प से टर्न कर सकते हैं। हाँ सर. हाँ सर। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना। फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एम जी हो सकता है।
फ्रिक्शन तो म्यू एम जी से ज्यादा नहीं हो सकता ना, हाँ सर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो एम गया, तो यहाँ से मुझे मिला म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो 5 स्क्वायर अपॉन पीछे वाला ही देता है, तो 10 इंटू 10, तो ये 0.25 आया। हाँ। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू 0.25 हुआ। म्यू ग्रेटर इक्वल टू 2.5 का मतलब क्या हुआ कि म्यू का मिनिमम वैल्यू है 0.25। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। एक ये क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
बोल भाई। सर स्क्वायर रूट ऑफ 10r आ रहा है। सर रूट आर जी। सबको अलग अलग आ रहा है। हाँ सर, रूट आर जी आ रहा है, मतलब हाँ रूट आर। रूट आर जी आ रहा है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक पत्थर को स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इज बिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो अगर हम एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो जब ये पत्थर हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? mg नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग नीचे होगा, यस सर। और रेडियस r। तो यहाँ पर हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा लिख सकते हैं कि t प्लस mg दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। मिनिमम स्पीड पूछा है हमसे, तो स्ट्रिंग का टेंशन मिनिमम 0 हो सकता हाँ सर। है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि mv स्क्वायर बाई r शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg। ये m और ये m कैंसिल होगा, तो v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट आर जी। यस। तो यही v मिनिमम का आंसर होगा। सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ क्या? बोलो बोलो। सर वो क्या कहना टेंशन चाह को रहे हो? 0 क्यों लिया, मतलब समझा नहीं। अरे मुझे v का मिनिमम वैल्यू चाहिए। हाँ सर। तो m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, v मिनिमम कब होगा? जब t मिनिमम होगा। ओके। हाँ सर। और मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो सकता है? 0 हो सकता यस। है ना? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो सॉल्व करने का।
आया कुछ आंसर? यस सर, आ रहा है सर, हाँ सर, हो गया। हो गया सर। हो गया सबका? कोई आंसर बताओगे? हाँ सर, प्रूफ करना था सर। अच्छा, तो प्रूव करना था, ठीक है। क्या है? 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा 100/3 इंटू 2 पाई पर मिनट है, तो इंटू 1/60 इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ओमेगा मेरा हो गया 10/9 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम सेंटर ऑफ टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस मुझे मालूम है। सर वो 10/9 पाई होगा ना, मतलब 10 10 पाई पाई बाय 9। बाई 9। यस यस, सही बोला आपने, पाई बच गया। तो पूछा है कि सो दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड मॉस्किटो इज ग्रेटर देन दिस मच। तो अगर ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि म्यू एम जी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा है। यही हाँ मतलब सर। हुआ। हाँ मीन्स म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा स्क्वायर मतलब 100 पाई स्क्वायर अपॉन 81 into r, that is 10 centimeters, so 0.1, so omega square r upon g, that is 10। ठीक है। तो 100 into 0.1 10 10/10 1, तो ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 81। यस सर, हाँ सर। आया सर। तो म्यू मिनिमम की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 81। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? सर यस सर आपने वो ग्रेटर देन इक्वल टू किया सर, आपने क्या बोला? मैंने कहा फ्रिक्शन अवेलेबल है कितना, मैक्सिमम म्यू एम जी तक, हाँ सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर। यस सर। तो जो अवेलेबिलिटी है फ्रिक्शन फोर्स की, वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी, तभी तो नहीं गिरेगा ना। हाँ सर। ओके सर। पक्का? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
तो आया कुछ आंसर? 45 डिग्री 45 आ रहा है। 45 डिग्री हाँ सर। 5 डिग्री आया, देखते हैं। सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग कार टेकिंग टर्न इतना ठीक है। तो ये जो कार के सीलिंग से पेंडुलम लटक रहा है, ये पेंडुलम वर्टिकल से ले लिया कुछ तो एंगल, तो ये हो गया टेंशन T। अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है तो T का ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा होगा ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। और इसका खुद का वेट mg नीचे। हाँ सर तो बस वही कहानी है, एक ही कहानी रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, वही आता है, मैंने नहीं देखा। तो T cos थीटा mg और T sin थीटा mv स्क्वायर बाई r, है ना। हाँ सर। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई v स्क्वायर अपॉन आर जी। v कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। ये 100 मीटर पर सेकंड, कितना मीटर पर सेकंड होगा? 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। यस सर। हाँ सर। तो 10 स्क्वायर 100, रेडियस भी 10, जी भी 10, तो 1 हो गया। हाँ सही आया, थीटा 45 डिग्री। यस हाँ सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, सिमिलर है बट थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी तक हम लोग कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था। अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है तब एक क्वेश्चन कीजिए। ये क्या हो गया? ये करो, क्वेश्चन नंबर 6।
आया कुछ? हाँ सर, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन होल रेज टू 1/4। देखते हैं। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट दिया हुआ है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम है ए, है ना? हाँ सर। तो इस ऑब्जेक्ट को दो फोर्स चाहिए, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक रेडियल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए दैट इज मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन mv²/r, ऐसा चाहिए, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट होगी, आई मीन किसी भी सर्कुलर पाथ में, मैंने मान लिया यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा कि उस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, तो फ्रिक्शन का रोल केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। और फ्रिक्शन म्यू mg होता है मैक्सिमम। तो हाँ सर। ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो म्यू mg से छोटी होनी चाहिए, दैट इज अंडर रूट mv²/r का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर, ये दोनों छोटा होना चाहिए म्यू mg से। हाँ सर। नहीं, पूछा है फाइंड द स्पीड एट विच कार विल स्किड। अच्छा, तो कार जब स्किड करेगा उस समय ये वैल्यू म्यू mg से बड़ा हो जाएगा। कार स्लिप कर रहा है उस समय पूछ रहा है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट म्यू mg से ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ सर। तो दोनों ओर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो mv²/r का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू mg का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर। m सब में से चला जाएगा, तो ये हो गया v4/r² प्लस a², दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू μ²g², है ना? हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया v4/r², this should be greater equal to μ²g² minus a². So finally answer is v should be greater equal to μ²g²r² minus a²r² whole to the power 1/4, ऐसा कुछ आंसर होगा। क्लियर है? समझा। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? हो गया? वेट सर, हो गया? Yes, sir. हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, कोई भी पाथ होगा दुनिया में, कोई भी पाथ होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो वो किसी न किसी सर्कल का ही पार्ट होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली टाइम 15 मिनट्स है, इसके लिए छोटा सा पार्ट है, बता देता हूँ। अगली क्लास में पूछूंगा तो बताना कि बैंकिंग ऑफ रोड्स विथ फ्रिक्शन पढ़ाना है, ठीक है? ओके सर। तो अभी क्या है, 15 मिनट में छोटा सा पार्ट है, वो सिखा देता हूँ। तो मैंने कहा कि कोई भी कैसा भी पाथ होगा, कुछ भी, ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। जैसे इतने पोर्शन को देखें तो किसी सर्कल का पार्ट है, इस पोर्शन को देखेंगे तो किसी और सर्कल का पार्ट होगा, इस पोर्शन को देखेंगे किसी और सर्कल का पार्ट होगा, हाँ सर। है ना? यस। तो कभी भी जब भी कभी टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो तो हर पॉइंट पर आपसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो मान लो इस पॉइंट पर कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो सबसे पहली बात क्या है, जो पाथ होगा उसका टेंजेंट, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, हाँ सर, है ना? तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दूसरा, इस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम में उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लो ये एक फोर्स है, अब क्या करेंगे, टेंजेंट के डायरेक्शन में along tangent and perpendicular to the tangent हम फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। तो इस फोर्स का जो भी एंगल हो, मुझे नहीं पता, ये एक कंपोनेंट आएगा, इसको मान लो एफ एल कहते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन नॉर्मल कहलाता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो r की वैल्यू हो गई mv स्क्वायर अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कभी भी हम लोग किसी भी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी फॉर्मूले से निकाले। फॉर्मूला वो कॉमन सेंस बोलो, जो बोलना है बोल दो। तो ये आर हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कॉपी करना और एक दो क्वेश्चन देता हूँ इसको देख।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक, इस पे बेस एक क्वेश्चन करो। कौन सा नंबर होगा क्वेश्चन का? 7। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। बोलो, आया कुछ आंसर? बोलो। U square by G. देखो इधर। ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल पाथ है।
Yes, sir. सो u स्पीड से थीटा एंगल पर इसको थ्रो किया। हम लोगों से पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसके ट्रैजेक्टरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगा u cos थीटा, और फोर्स mg ही नीचे लगेगा, और तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर ये जो mg है यही mv² r के बराबर होगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी u² cos² थीटा अपॉन g। चमका कुछ? हाँ सर। Yes, sir. डन सर। एक और करो, ये होना चाहिए, सेम क्वेश्चन नहीं है, वही प्रोजेक्टाइल वही पैराबोला सब कुछ वही है। बोलो। सिमिलर कहानी है। यहाँ पर u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया। तो आपसे पूछा है जब इसकी वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से θ/2 हो जाए, यही बोला है ना। यस सर। उस पोजीशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यही बोला है। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर mg नीचे लगेगा। मैंने कहा था वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गया। v का कंपोनेंट इधर हो गया v cos θ/2, लेकिन ये होगा तो u cos थीटा के बराबर ही ना, ये तो चेंज होता नहीं है। हाँ सर।
तो v की वैल्यू मुझे मिल गई u cos थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा बाई 2। ये मिल गया v का वैल्यू। यस सर। अब देखो ये mg का मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, है ना। तो ये एंगल थीटा बाई 2 है, मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, मतलब ये एंगल थीटा बाई 2 हाँ सर। होगा। हाँ सर। तो mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos ऑफ थीटा बाई 2, दैट इज फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट। तो फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा, मतलब r की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो हाँ m सर। v स्क्वायर में ये पुट कर दो, तो mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा हो गया। हो गया। और हाँ फोर्स का सर। नॉर्मल कंपोनेंट हो गया mg cos ऑफ थीटा बाई 2। तो m गया, आंसर मेरा हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos क्यूब थीटा बाई 2। आया समझ में? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। ओके सर। बाय सर। बाय। सर थैंक यू सर।